मैडम जी, ये जो रामरो नरामरो है ना, नेपाली शब्द है। रामरो का मतलब होता है अच्छा और नरामरो का मतलब होता है बुरा। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, पर कोई इंसान किसी की बॉडी पर रामरो नरामरो लिखकर क्या साबित करना चाहता है? मतलब अच्छा बुरा लिखकर। 2 मिनट, जिस स्पॉट पर लाश मिली थी वहां की फोटो खींची थी ना तुमने? हाँ मैडम जी, खींची थी ना। जरा दिखाना मुझे वो तस्वीरें। चार्ली टेबल पर ही रखी एक फाइल उठाता है और जितनी तस्वीरें लाश के पास से खींची गई थी सब वर्चस्विनी को दे देता है। वर्चस्विनी सारी तस्वीरें एक एक कर देखने लग जाती है। चार्ली वर्चस्विनी को घूरते हुए कहता है, मैडम जी, ये आप इन तस्वीरों में क्या ढूंढ रही हैं, जरा मुझे भी बताइए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं। वर्चस्विनी चार्ली के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती। वो अभी भी एक एक तस्वीर को बड़े गौर से देख रही थी। लाश के आसपास के एरिया की तस्वीर देखने के बाद वर्चस्विनी लाश की तस्वीर देखने लग जाती है। वो एक तस्वीर को देखते हुए कहती है, मेरा शक सही निकला। चार्ली बौखलाहट के साथ कहता है, कैसा शक मैडम जी? वर्चस्विनी चार्ली को एक तस्वीर जो कि मोहित के सीने की थी, जिस पर रामरो नरामरो लिखा हुआ था, दिखाते हुए कहती है, ये देखो चार्ली, इसके सीने पर जो रामरो नरामरो लिखा हुआ है उससे रामरो कटा हुआ है। उस पर आधा डंडा खिंचा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि मोहित अच्छा आदमी नहीं था और कातिल को ये बात पता थी। उसने ये सुराग हमारे लिए छोड़ा है ये बताने के लिए कि जिस आदमी को उसने मारा है वो अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए वो उसे मार रहा है। हो सकता है कातिल ने और कोई भी सुराग हमारे लिए छोड़े हो। मैडम जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? भला कातिल खुद हमारे लिए सुराग क्यों छोड़ेगा? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था चार्ली। मेरा मतलब ये था, कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। ये बताओ, स्पॉट के पास से जो सामान मिला था उससे भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले क्या? नहीं मैडम जी, नहीं मिले। उसकी दारू की बोतल पर भी नहीं, उस पर सिर्फ मोहित के हाथों के निशान थे। पर एक चीज बड़ी अजीब लगी मुझे। कौन सी चीज? आपको पता है मैडम जी, नदी के पास से जो कपड़े हमें मोहित के मिले उसमें उसका पैंट शर्ट बनियान तो मिला पर कच्छा नहीं मिला। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, कच्छा नहीं मिला मतलब मैडम जी, चड्ढी अंडरवियर। कुछ अजीब नहीं लगता आपको कि मोहित को बनियान पहनने का तो शौक था पर कच्छा नहीं? वो गरीब भी नहीं था, सरपंच का ही बेटा था, कच्छा खरीदने के पैसे तो होंगे ही उसके पास। तुमने आसपास के इलाके की अच्छे से छानबीन करी थी ना? चार्ली हिचकिचाते हुए अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, हाँ की थी ना मैडम। वर्चस्विनी तेज के साथ कहती है, सही बताओ चार्ली, और मेरी आंखों में देखकर बातें करो, नजरें मत चुराओ। मुझसे सच बताना, जहां पर लाश मिली थी वहां के एरिया की अच्छे से तहकीकात करी थी या नहीं की थी? चार्ली फिर हकलाते हुए कहता है, वो मैडम क्या है ना? ये मैडम क्या लगा रखा है? जल्दी बोलो, क्या बात है? वो मैडम, बात ये है ना कि नदी के पास बहुत सारी भीड़ जमा थी और आपके जाने के बाद भी ना हम 3-4 घंटे तक वहीं पर रुके हुए थे, पर वो गांव वाले वहां से जा ही नहीं रहे थे। हमने हटाने की भी कोशिश की पर बड़े ढीठ थे, हट ही नहीं रहे थे। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग लाश नहीं किसी फिल्म की शूटिंग देख रहे थे। वो लोग ना आपस में बातें कर रहे थे कि यक्षिणी आजाद हो गई, ये सब उसी ने किया है, तो हमें भी यकीन हो गया। तो हमने ज्यादा छानबीन नहीं की, और कैसे करते, आधी से ज्यादा जगह तो वो गांव वाले घेर के खड़े हुए थे। वर्चस्विनी चार्ली पर चिल्लाते हुए कहती है, चार्ली तुम ना बेवकूफ हो एक नंबर की। सारी गलती मेरी है, मुझे ये काम तुम पर सौंपना ही नहीं चाहिए था, खुद करना चाहिए था। तुम्हें पता है कोई भी केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? चार्ली शर्मिंदा होते हुए उदासी के साथ कहता है, क्या मैडम जी? केस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है तहकीकात, सुराग ढूंढना, और तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि तुम सारे सुराग किश्नोई नदी के पास ही छोड़कर आ गए हो। तुमने अच्छे से तहकीकात की ही नहीं। गाड़ी निकालो, हमें अभी निकलना होगा। पर कहाँ मैडम जी? खोया हुआ कच्छा ढूंढने के लिए। चार्ली अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? कच्छा मैडम जी? सच? मैं मजाक नहीं करती चार्ली, पर मैडम जी आपको पता है ना, किश्नोई नदी जाने के लिए काला झाड़ी जंगल पार करना होगा, और वहां पर इस वक्त कितना अंधेरा होगा। कोई जंगली जानवर मिल गया तो फिर तो और अच्छी बात है चार्ली। इसी बहाने अगर कोई खूंखार जानवर हो तो उसे भी देख लेंगे। और अब ये बहाना बंद करो, चलो चुपचाप। मैडम जी, आज आपको घर नहीं जाना क्या? अपनी बच्ची, वर्चस्विनी चार्ली को बीच में टोकते हुए कहती है, तुम मेरी फैमिली की फिक्र करना छोड़ो और जल्दी गाड़ी की चाबी उठाओ और चलो बंगला मुड़ा गांव। इतना कहकर बिना कुछ सुने वर्चस्विनी पुलिस स्टेशन के बाहर निकल जाती है। चार्ली भी चुपचाप गाड़ी की चाबी उठाता है और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है।
चार्ली और वर्चस्विनी गाड़ी से बंगला मुंडा गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में युग और अभिमन्यु गहरी नींद में सो रहे थे। ये एक और हैरान करने वाली बात थी कि यक्षिणी के आजाद हो जाने के बावजूद भी वो दोनों बेफिक्र होकर सो रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत थक गए थे, या फिर इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि यक्षिणी अपना अगला शिकार अमावस्या की रात को ही बनाएगी। युग सो ही रहा था कि उसे फिर वही सपना दिखता है जिसमें वो एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रहता है। उसे वापस से गर्मी का एहसास होता है, जिस कारण उसकी नींद खुल जाती है। जब वो उठता है तो अपने बदन को पसीने से तरबतर भीगा हुआ पाता है। युग खुद से कहता है, फिर वही सपना। आखिर ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? कौन है ये सपनों वाली लड़की जिसके साथ मैं ना जाने कैसी कैसी हरकतें करता रहता हूँ? छी, मुझे तो सोचते हुए भी अपने आप पर घिन आ रही है कि मैं एक अनजान लड़की के साथ ये सब कर सकता हूँ। युग अपने गले पर हाथ रखते हुए कहता है, पानी, गला सूख रहा है, मुझे पानी पीना चाहिए। इतना कहकर युग बिस्तर पर से उठ जाता है और नीचे किचन की तरफ जाने लग जाता है। जब वो किचन के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि फर्श पर पानी फैला हुआ है। वो किचन के अंदर कदम रखते हुए कहता है, अरे ये फर्श पर पानी कैसा फैला हुआ है? ये आ कहां से रहा है? जब युग किचन के अंदर और आगे जाता है तो देखता है कि ये पानी मटके के पास से बह रहा था। मटके में छोटा सा छेद हो गया था, जिस कारण मटके का सारा पानी बह चुका था। युग मटके के अंदर देखते हुए कहता है, अरे इसके अंदर का तो सारा पानी बह गया, पर समझ नहीं आ रहा ये मटका फूट कब गया। शाम तक तो ठीक था, फिर रात होते ही क्या हो गया? कैसे अपने आप रखे रखे फूट गया? नींद से अभी अभी उठने के कारण युग का ज्यादा दिमाग नहीं चल पा रहा था और वो बिना कुछ सोचे समझे बकेट लेकर कुएं से पानी भरने के लिए जाने का सोचने लग जाता है। उसके मन में अभिमन्यु को उठाने का ख्याल तो आता है, पर अगले ही पल अभिमन्यु बेवजह परेशान होगा यही सोचकर युग उसे उठाने उसके कमरे में नहीं जाता और अकेला ही कुएं के पास जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में युग कुएं के पास पहुंच जाता है। कुएं के पास काफी अंधेरा था। युग को डर तो लग रहा था, पर उसकी प्यास ने उसके अंदर का सारा डर मार दिया था। वो जल्द से जल्द अपनी प्यास बुझाना चाहता था। वो कुएं के पास रखी बाल्टी उठाता है और उसे कुएं के अंदर डाल देता है। कुएं की घिरनी घूमने लग जाती है। कुछ ही देर में युग पानी की बाल्टी कुएं के अंदर से खींच लेता है। युग को इतनी प्यास लगी थी कि वो पानी को बकेट में भी नहीं भरता और सीधे बाल्टी में से ही पानी पीने लग जाता है। युग ने अपने हाथों में पानी पीने के लिए लिया ही था कि तभी उसे एक लड़की के गाने गाने की आवाज सुनाई देती है। तन बदन में आग लगा दूं मैं यक्षिणी, तेरी प्यास बुझा दूं। तन बदन में आग लगा दूं मैं यक्षिणी, तेरी प्यास बुझा दूं। जैसे ही युग ये गाना गुनगुनाने की आवाज सुनता है वो रुक जाता है। फिर गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। तेरा मेरा मिलन होगा जब, अभिशाप खत्म होगा तब। तेरा मेरा मिलन होगा जब, अभिशाप खत्म होगा तब। गाने की आवाज सुनकर युग पानी पीना भूल जाता है और खुद से कहता है, ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। हाँ, ये आवाज तो वही है जो उस रात कुएं के अंदर से आ रही थी। पर यह आवाज तो कुएं के अंदर से नहीं आ रही। ये आवाज कहां से आ रही है? युग ने अभी इतना ही कहा था कि फिर लड़की के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। बरसों से हूँ जागी तेरे इंतजार में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार के इकरार में। मैं यक्षिणी तेरे प्यार के इकरार में। गाने की आवाज सुनकर युग मंत्रमुग्ध हो गया था। वो भूल गया था कि वो कुएं पर अपनी प्यास बुझाने आया था। युग पानी पीना छोड़ देता है और गाने की आवाज का पीछा करने लग जाता है। ना जाने क्या जादू था उस लड़की की आवाज में, जिस कारण वो अपने आप को उसका पीछा करने से रोक नहीं पा रहा था। आवाज काला झाड़ी जंगल की तरफ से आ रही थी। कुछ ही पल में युग वहां पर पहुंच जाता है। काला झाड़ी जंगल पहुंचने के बाद आवाज किश्नोई नदी की तरफ से आने लग जाती है और युग किश्नोई नदी की तरफ जाने लग जाता है।
जैसे जैसे वो अपने कदम किश्नोई नदी की तरफ बढ़ा रहा था, लड़की के गाना गाने की आवाज और तेज होती जा रही थी। उसके अंदर उस लड़की को देखने की इच्छा बढ़ते जा रही थी जो गाना गा रही थी। जब वो किश्नोई नदी के किनारे पर पहुंचता है तो अचानक से गाना गाने की आवाज बंद हो जाती है। किश्नोई नदी पूरी तरह सुनसान पड़ी हुई थी। युग किश्नोई नदी के किनारे पर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, आवाज तो यहीं से आ रही थी, फिर अचानक बंद कैसे हो गई? युग यही सोचकर अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी उसकी नजर नदी के किनारे पर पड़ती है और वो देखता है कि नदी की छोटी छोटी लहरों पर कई सारे जुगनू मंडरा रहे थे। उन्हीं जुगनू की रोशनी में युग देखता है कि नदी के किनारे पर दूसरे साइड मुंह करके एक लड़की खड़ी हुई थी। युग को उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की के लंबे लंबे बाल थे उसकी कमर तक, जिसे उसने खोल कर रखा हुआ था। उसकी गोरी कमर युग को साफ दिख रही थी। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, ये लड़की कौन है और इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही है? कहीं ये लड़की यक्षिणी तो नहीं? यक्षिणी का नाम लेते ही युग के पैर कपकपाने लग जाते हैं। उसे डर लगने लग जाता है, पर अगले ही पल वो अपने डर को अपने अंदर मार देता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर यक्षिणी कैसी दिखती थी। कौन थी वो यक्षिणी जिसके रूप के जाल में हर मर्द फंस जाता था? क्या अप्सराओं से भी सुंदर होती थी यक्षिणी? यही सब सोचकर युग अपने कदम नदी के किनारे पर खड़ी लड़की की तरफ बढ़ाने लग जाता है। युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, यक्षिणी, तुम यक्षिणी ही हो ना? वो लड़की कुछ जवाब नहीं देती। वो तो नदी के पानी को बहते हुए देख रही थी। यक्षिणी यक्षिणी यही कहते हुए युग उस लड़की के नजदीक पहुंच गया था। युग उस लड़की को छूने ही वाला था कि तभी वो लड़की पीछे मुड़ जाती है। जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो युग देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि यामिनी थी। यामिनी हंसते हुए कहती है, यक्षिणी नहीं युग बाबू, यामिनी। आपको क्या मैं यक्षिणी की तरह दिखती हूँ कि जब देखो आप मुझे यक्षिणी के नाम से पुकारते रहते हो? युग यामिनी को वहां पर देखकर भौचक्का रह गया था। उसे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने यामिनी खड़ी हुई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। युग यामिनी को घूरे जा रहा था। यामिनी युग के साथ मजाक करते हुए कहती है, अब आप हर बार की तरह मेरे बदन को ताकते ही रहेंगे कि कुछ बोलेंगे भी? युग हिचकिचाते हुए कहता है, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? मछली पकड़ने आई हो क्या? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, मछली नहीं, मर्द पकड़ने। युग अपना गला फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मर्द पकड़ने? यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे बाबू, मैं मजाक कर रही हूँ। अब मैं आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकती क्या? आप जरा खुद सोचिए, एक मछुआरन यदि मछली नहीं पकड़ेगी तो क्या पकड़ेगी? एक बात बताओ, तुम हमेशा रात में ही मछली क्यों पकड़ती हो? कभी रोंका मुजा घाट पर तो कभी बंगला मुड़ा घाट पर। क्योंकि मुझे रात में ही शिकार करना पसंद है। यामिनी हंसते हुए कहती है, मछलियों का शिकार, मर्दों का नहीं। मैंने आपको बताया था ना, रात के वक्त नदी का पानी ज्यादा शांत रहता है, हलचल नहीं होती, जिस वजह से ज्यादा मछलियां फंस जाती हैं। युग को काफी हद तक यामिनी की बात ठीक लगती है। यामिनी नदी की ओर देखते हुए कहती है, वैसे बाबू, आपको पता है या नहीं पता है? अरे कैसे पता नहीं होगा? आसपास के गांव वालों तक को ये बात पता चल गई तो आपको तो पता ही होगी। तुम किस बारे में बात कर रही हो यामिनी? अरे यक्षिणी के बारे में बाबू। सुना है वो आजाद हो गई और उसने रोंकामुचा गांव के सरपंच के बेटे मोहित को अपना शिकार भी बना लिया। अच्छा ही हुआ, युग हैरानी के साथ कहता है। अच्छा हुआ? पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो यामिनी? किसी को मारना तो पाप है ना? युग बाबू, पापी को मारना पाप नहीं होता है, बल्कि पुण्य का काम होता है। भगवान राम ने रावण को मारा था ना, श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, और पांडवों ने भी तो पांचाली के लिए कौरवों से युद्ध लड़ा था ना। तो क्या उन सभी भगवानों ने उन दुष्टों का नाश करके पाप किया था? नहीं ना। तो यक्षिणी ने भी मोहित को मारकर कोई पाप नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो यामिनी? साफ साफ शब्दों में कहो ना। यही कि मोहित एक बहुत बड़ा दुष्ट था। आपको पता है, अपनी पहली पत्नी को उसने जलाकर मार दिया था। सारा गांव इस बात को जानता है, पर सरपंच का बेटा है ना, इसलिए किसी का मुंह नहीं खुलता। इतना ही नहीं, दूसरी शादी करने के बाद भी उसकी नजर पराई स्त्रियों पर ही रहती थी। उसकी नजर बहुत दिनों से एक विधवा पर थी। वो उसके साथ हम बिस्तर होना चाहता था, और उस रात भी शायद वो बंगला मुड़ा गांव में उसी से मिलने जा रहा था। अच्छा ही हुआ कि बीच रास्ते में ही यक्षिणी ने उसे अपना शिकार बना लिया। तुमने ठीक कहा यामिनी, जो मर्द अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री पर नजर डाले उसे मार देना ही बेहतर है। युग बाबू, आपने छोड़िए बस ये सब बातों को, और ये बताइए, कहीं आप तो अपनी पत्नी को नहीं मारोगे ना? उसे प्यार से रखोगे ना? तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो?
यामिनी धीरे से कहती है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी बनूंगी ना, आप मुझसे शादी करेंगे ना? यामिनी की बात सुनकर युग दंग रह जाता है, उसकी आंखें भौचक्की रह जाती हैं। यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे ये आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, मैं तो मजाक कर रही थी। आप भी ना मजाक तक नहीं समझते, आपके साथ तो मजाक करना भी गुनाह है। यामिनी की बात सुनकर युग के जान में कुछ जान आ जाती है। यामिनी धीरे से कहती है, वैसे एक बात पूछूं बाबू? हाँ पूछो। जो बात मैं आपसे पूछने वाली थी वो पूछने से पहले मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहती हूँ। अरे तुम्हें जो पूछना है पूछो, ऐसे बातें मत घुमाओ। हाँ हाँ पूछ रही हूँ। ये बताइए, क्या अब मैं हमारी दोस्ती पक्की समझूं? दोस्ती पक्की समझूं मतलब ये कि आप मेरे दोस्त बनोगे ना? अरे हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जहाँ दो अनजान लोगों को एक दूसरे के नाम पता चल जाते हैं वहीं दोस्ती हो जाती है। वाह क्या बात बोली आपने। तो युग बाबू, आपकी दोस्त होने के नाते मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको शहर में कोई लड़की मिली थी या नहीं? मतलब वही क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, हाँ गर्लफ्रेंड है या नहीं? युग यामिनी की बात सुनकर उदास हो जाता है। उसे अपने अतीत का एक हिस्सा याद आता है जिसे वो याद नहीं करना चाहता था। एक गहरी सांस लेकर युग कहता है, गर्लफ्रेंड थी पर अब नहीं। क्यों, छोड़कर चली गई ना? युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। डियर लिसनर्स, आने वाला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड। यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे बाबू, अब यही तो होता है आजकल के रिश्तों में। लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, उनके बीच वो सब होता है, फिर किसी न किसी बात पर झगड़ते हैं, फिर वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर आप चाहेंगे भी तब भी नहीं। युग हकलाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? जो आपने अभी अभी सुना वही कहा मैंने। अभी आपने ही तो कहा ना कि मैं आपकी दोस्त हूँ। और आपको एक बात पता है, प्यार के रिश्ते भले ही टूट जाते हैं पर दोस्ती के रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। वो सिर्फ 7 जन्म नहीं बल्कि हर जन्म तक चलते हैं। हर जन्म तक साथ चलते हैं। पर मैंने सुना है इंसान के तो सिर्फ 7 जन्म ही होते हैं ना? ये किसने कहा बाबू आपसे? इंसान जितने चाहे उतने जन्म ले सकता है। ये जीवन मरण का चक्र चलता रहता है जब तक उसे मुक्ति नहीं मिल जाती। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि बिल्ली खुद 9 जन्म लेती है, उसके पास पूरी 9 जिंदगियां होती हैं, 9। यामिनी की बात सुनकर युग हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था यामिनी उससे ये कैसी बातें कर रही थी। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, वैसे बाबू आपको प्यास लगी थी ना? जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है युग को फिर से प्यास लगने लग जाती है, वरना वो तो भूल ही गया था कि उसे प्यास भी लगी थी। उसका गला सूखने लग जाता है। युग अपने गले पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ पर तुम्हें कैसे पता मुझे प्यास लगी थी? बाबू मेरा नाम यामिनी है, यामिनी, और यामिनी को सब पता है। आपने ज्यादा सवाल मत पूछे, आप बहुत सवाल करते हैं। चलिए मैं आपको पानी पिलाती हूँ। पानी पिलाती हूँ मतलब? मैं खुद पी लूंगा यामिनी। पानी कहाँ है ये बताओ। यामिनी हंसते हुए कहती है, बाबू लगता है आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। इतना सारा पानी है नदी में और आप मुझसे पूछ रहे पानी कहाँ पर है? मतलब मुझे नदी का पानी पीना है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबू? पुराने जमाने में सब नदी का पानी ही पीते थे, वो तो मिनरल वाटर आ गया इसलिए अब लोग कतराते हैं। पर आज तक जितना ज्यादा शुद्ध नदी का पानी होता है उतना मिनरल वाटर का भी नहीं, समझे आप? चलिए मैं पिलाती हूँ आपको पानी। अरे नहीं मैं पी लूंगा। ठीक है आप खुद ही पी लीजिए। यामिनी फुसफुसाते हुए कहती है, देखती हूँ मेरी इजाजत के बिना आप पानी कैसे पी सकते हैं। युग नदी के पास झुकता है और अपने हाथ में नदी का पानी लेने लग जाता है। जब वो नदी का पानी अपनी दोनों हथेली में लेता है तो देखता है उसमें मिट्टी आ गई थी, जिस कारण वो उसे पी नहीं सकता था। वो दोबारा दूसरा पानी लेता है पर उसमें भी मिट्टी आ जाती है। वो बार बार अपनी हथेली में पानी ले रहा था पर हर बार उसमें मिट्टी आ रही थी। युग खुद से कहता है, अरे ये हो क्या रहा है? मेरे हाथों में बार बार ये मिट्टी क्यों आ रही है?
बाबू तभी तो मैंने कहा था मैं पिला देती हूँ पानी। किश्नोई नदी का पानी पीना इतना आसान नहीं है। जिस तरह पेड़ पौधों को प्यार से पाला जाता है उसी तरह नदी को भी प्यार से पाला जाता है। ये अपने मालिक का स्पर्श पहचानती है, समझे आप? युग मन ही मन कहने लग जाता है। इसने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। यामिनी नदी के पास बैठती है, अपनी हथेली में पानी लेती है और वो पानी युग की हथेलियों में डालने लग जाती है। युग हैरान था ये सोचकर कि यामिनी के हाथों में मिट्टी क्यों नहीं आई थी। जब युग वो पानी पीता है तो उसे एक अलग ही एहसास होता है। आज तक उसने इतना मीठा पानी पहले कभी नहीं पिया था। उसकी प्यास तो एक घूंट से ही मिट गई थी, पर वो फिर भी यामिनी के हाथों से और पानी पीना चाहता था। यामिनी भी अपनी हथेलियों में पानी लेकर उसे पानी पिलाने लग जाती है। पानी पीते वक्त युग की आंखें यामिनी की आंखों से मिली हुई थी। न जाने क्या जादू था यामिनी की आंखों में जिसमें युग डूब गया था। यामिनी की आंखों में वो दरिया था जिसकी गहराई में युग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शालिनी को भूल गया था। यामिनी हंसते हुए कहती है अरे बाबू अब बस भी कीजिए वरना पानी पीते पीते आपका पेट फट जाएगा। यामिनी के हंसने पर युग पानी पीना बंद कर देता है और सीधे खड़ा हो जाता है। युग यामिनी की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तुमने सही कहा था यामिनी, जो बात नदी के पानी में है वो मिनरल वाटर में भी नहीं। इतना मीठा पानी मैंने आज तक नहीं पिया था। युग यामिनी के जवाब आने का इंतजार करने लग जाता है, पर यामिनी कुछ नहीं कहती। युग काफी हैरान होता है इस बात से, क्योंकि पिछले 2-3 मुलाकातों में जब भी युग यामिनी से मिला था, यामिनी उसकी हर बात का कुछ न कुछ जवाब देती थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि यामिनी ने युग की बात का कुछ जवाब नहीं दिया था। अचानक से यामिनी के हंसते हुए चेहरे पर परेशानी आ गई थी। उसे अंदर ही अंदर कोई बात बेचैन करने लग जाती है। युग यामिनी के चेहरे की बेचैनी पढ़ लेता है और यामिनी से पूछता है, क्या हुआ यामिनी, तुम कुछ परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? यामिनी अपने आसपास देखते हुए कहती है, कोई आ रहा है युग बाबू। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, कोई आ रहा है पर कौन? युग अपने चारों तरफ नजरें फिराते हुए कहता है, मुझे तो कोई आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें कौन नजर आ रहा है और किसकी बात कर रही हो तुम? यामिनी काला झाड़ी जंगल की ओर इशारा करते हुए कहती है, इस ओर से युग बाबू, जंगल के अंदर से कोई आ रहा है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, जंगल के अंदर से कोई आ रहा है पर कौन, वो भी इतनी रात को? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें कोई कहाँ दिखाई दे रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना यामिनी? रात के समय तुम्हारी नजरों को कुछ होता तो नहीं है ना? यही सब बोलकर युग अपने कदम जिस ओर यामिनी ने इशारा किया था उस ओर बढ़ाने लग जाता है। युग काला झाड़ी जंगल की झाड़ियों के पास पहुंच गया था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यामिनी किसकी बात कर रही थी। जब युग झाड़ियों के पास पहुंचता है तो देखता है कि झाड़ियों में हलचल हो रही थी। ये देखकर युग के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी समझ में नहीं आता कि इतनी रात में जंगल के अंदर कौन होगा। कहीं कोई खूंखार जानवर तो नहीं, या फिर यक्षिणी? झाड़ियों के अंदर और ज्यादा हलचल होने लग जाती है। युग की सांसें उस हलचल को देखकर थम सी गई थी। झाड़ियों में और तेज हलचल होने लग जाती है। जब झाड़ियों की हलचल खत्म होती है तो युग देखता है कि उसके सामने वर्चस्विनी और चार्ली खड़े हुए थे। उन्हें देखकर युग के जान में जान आ जाती है। युग अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे आप लोग हैं, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। वर्चस्विनी युग को घूरते हुए कहती है, तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं युग हूँ और मैं यहाँ पर यामिनी। इतना कहकर युग वर्चस्विनी और चार्ली को यामिनी से मिलाने के लिए पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। यामिनी वहां से गायब हो चुकी थी। यामिनी वहां पर नहीं थी। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, ये यामिनी कहां पर चली गई? अभी तो यहीं पर थी। वर्चस्विनी युग से पूछती है, कौन युग? युग वर्चस्विनी के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही चार्ली कुछ याद करते हुए कहता है, कहीं तुम वही युग तो नहीं हो जिसने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोला है? युग अपने आप पर शर्मिंदा होते हुए कहता है, हाँ मैं वही युग हूँ जिसने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोला है। चार्ली अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए कहता है, अरे मैडम जी, ये वही है जिसने यक्षिणी को आजाद किया है। मैंने आपको रास्ते में बताया था ना कि यक्षिणी को 13 साल पहले ग्रेवयार्ड कोठी में बंद कर दिया गया था, पर शहर से एक लड़का आया है जो कि ग्रेवयार्ड कोठी में जो लेखक रहते थे उनका बेटा है। ये वही है। दोनों गांव में खूब चर्चे हैं इसके। गांव वाले तो कब से इसे भगा देते, पर ये दिलीप जी के बेटे की तरह है ना, इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं। डरते हैं सब दिलीप जी से। वर्चस्विनी युग से पूछती है, अच्छा तो तुम हो युग? मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुमने उसका जवाब नहीं दिया। युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, आपने कुछ पूछा था पर क्या? यही कि तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो?
युग के मन में ख्याल आता है कि वो उन दोनों को यामिनी के बारे में बताए, पर अगले ही पल वो समझ जाता है कि वो दोनों कभी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। वैसे भी पुलिस वालों का काम होता है बेवजह शक करना। युग बहाना बनाते हुए कहता है, वो मैं यहाँ पर घूमने आया था। क्या है ना, शहर में कोई नदी कहाँ है और ऐसी हरियाली भी नहीं है, तो वही मौसम का लुत्फ उठाने आया था। वर्चस्विनी युग को घूरते हुए कहती है, बड़ा वक्त लगा ये बताने में कि तुम यहाँ पर घूमने आए हो। सच सच बताओ, तुम यहाँ पर घूमने आए हो या सुराग मिटाने? युग हैरानी के साथ कहता है, क्या सुराग मिटाने? ये आप क्या बोल रही हैं? और नहीं तो क्या, ये बताओ, इस पूरे जंगल में बस ये ग्रेवयार्ड कोठी ही है ना जहाँ पर लोग रहते हैं आसपास, और कोई घर नहीं है ना? हाँ, ये ग्रेवयार्ड कोठी है, ये नदी के पास भी है, तो हो सकता है कि तुमने ही मोहित को मारा हो। काफी आसानी हुई होगी उसे मारने में। ये आप क्या बोल रही हैं? भला मैं मोहित को क्यों मारूंगा? मेरी उससे क्या दुश्मनी? मैं तो उसे जानता तक नहीं। देखिए, आप मुझ पर ऐसे बेवजह इल्जाम नहीं लगा सकती। मैं तो बस एक अंदाजा लगा रही थी। क्या करें, हम पुलिस वालों का काम होता है शक करना, हर एक शख्स को अपराधी की नजर से देखना जब तक असली अपराधी पकड़ा ना जाए। वैसे जिस रात खून हुआ तब तुम कहाँ थे? मैं अपनी कोठी में ही था। क्या कर रहे थे? सो रहा था। युग जानबूझकर उबासी लेते हुए कहता है, और अभी भी मुझे बहुत नींद आ रही है। आप दोनों जिसके लिए यहाँ पर आए थे वो कीजिए, मुझे तो अब नींद आ रही है, मैं निकलता हूँ, वरना मैं यहीं पर सो जाऊंगा। बड़ी खराब आदत है मेरी, मेरा नींद पर जरा सा भी काबू नहीं है। इतना कहकर बिना वर्चस्विनी का जवाब सुने हुए युग वहां से चला जाता है। वर्चस्विनी युग को रोकने का सोचती है, पर वो उसे जाने देती है, क्योंकि जिस काम के लिए वो नदी के पास आई थी वो करने में उसे देर हो रही थी। युग के जाते ही चार्ली वर्चस्विनी से पूछता है, ये क्या मैडम जी, आप ये युग पर शक क्यों कर रही थी? वो तो बेचारा शहर से आया है, मुझे नहीं लगता कि वो मोहित का खून कर सकता है। भला उसका मोहित से क्या लेना देना? चार्ली, तुम्हें क्या पता कब किसकी पहचान हो जाती है और कब कौन किसका दुश्मन बन जाता है। आजकल के जवान छोकरों का खून बहुत गर्म होता है, उसी गर्म खून के कारण वो कोई गलत कदम उठा बैठते हैं। तुम्हें क्या लगता है युग यहाँ पर ये नदी, ये मौसम का लुत्फ लेने आया था? मुझे नहीं लगता उसकी सूरत देखकर। तो फिर क्यों आया था मैडम जी वो यहाँ पर? पता नहीं, कुछ तो है जो हमसे छुपा रहा था। तुमने नोटिस किया था जब वो मेरे सवालों के जवाब दे रहा था तो कितना सोच सोच कर और रुक रुक कर दे रहा था। इससे साफ पता चलता है कि वो कुछ तो छुपा रहा था हमसे। खैर, ये सब छोड़ो, अभी जिसके लिए आए हैं वो काम करते हैं। नदी के किनारे की अच्छे से तहकीकात करना, एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, समझे? मैडम, इतनी रात में यहाँ पर क्या दिखाई देगा? हम कल सुबह आते हैं ना। चार्ली, हम अपने साथ टॉर्च लेकर आए हैं ना, तो उसे जलाओ और काम पर लग जाओ, समझे? बहाने मत बनाओ। जी मैडम, समझ गया। चार्ली ने अभी टॉर्च ऑन करके सामने नजर की ही थी कि उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वो अपनी एक दो बार आंखें मलता है और कहता है, अरे ये क्या है? वर्चस्विनी पूछती है, क्या हुआ चार्ली? अरे मैडम जी, जरा सामने तो देखिए। जब वर्चस्विनी किश्नोई नदी की ओर नजरें करती है तो देखती है कि नदी के ऊपर बहुत सारे जुगनू के झुंड थे जो रोंकामुचा घाट की तरफ जा रहे थे। चार्ली उन जुगनुओं को देखते हुए कहता है, मैडम जी, आपने देखा इन जुगनुओं को कैसे एक साथ नदी के दूसरी ओर जा रहे हैं, जैसे इन्हें हमारा यहाँ पर आना पसंद नहीं आया हो और इन्हें कोई गाइड कर रहा हो। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली, यहाँ पर हम जुगनुओं का खेल देखने नहीं आए हैं। ये फालतू की बातें करना बंद करो और सुराग ढूंढो जिसकी मदद से हम कातिल तक पहुंच सके। चार्ली मुंह बनाते हुए फुसफुसाते हुए कहता है, कातिल तक या यक्षिणी तक? वर्चस्विनी और चार्ली नदी के पास तहकीकात करने लग जाते हैं। वो दोनों ही टॉर्च की मदद से नदी की रेत पर सुराग ढूंढ रहे थे। अंधेरे में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वर्चस्विनी सुराग ढूंढते हुए कहती है, चार्ली, ये जो मोहित था ये रोंकामुचा गांव में रहता था ना? हाँ मैडम, वही रहता था। वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है। मोहित रोंकामुचा गांव में रहता था और उसकी लाश बंगला मुड़ा घाट पर मिली है। आखिर ये आधी रात में जा कहाँ रहा था? वर्चस्विनी चार्ली से पूछती है, चार्ली, मैंने तुम्हें पता करने बोला था ना कि ये मोहित आधी रात में कहाँ पर जा रहा था, कुछ पता किया? चार्ली कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ मैडम, किया था ना, मैं आपको बताना भूल गया। जब मैं इसकी दूसरी पत्नी सुधा का बयान लेने गया था तो वो बता रही थी कि हर रात की तरह मोहित शराब पीने दारू के ठेके पर गया था। और ये दारू का ठेका कहाँ पर है? वो तो रोंकामुचा गांव में ही है। मैं दारू के ठेके पर भी गया था ये सोचकर कि शायद कुछ पता चल जाए। वहां पर काम करने वाले एक आदमी को जब मैंने 100 का नोट दिया तो उसने सब सच उगल दिया। ये पैसा भी ना कमाल की चीज है, सब कुछ उगलवा देता है इंसान के मुंह से। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली, ये फालतू की बातें बंद करो और ये बताओ उस आदमी ने तुम्हें क्या बताया? मैडम जी, उस आदमी ने मुझे बताया कि मोहित ना उसका डेली का कस्टमर था। हर रात शराब पीने जाता था और देर रात तक पीता रहता था जब तक चढ़े ना। और जिस रात उसका खून हुआ उसके साथ 2 लोग और थे जो शराब पी रहे थे।
वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? 2 लोग और थे? कौन थे वो 2 लोग? कुछ तो नाम ही बताया था उस वेटर ने उन दोनों का। चार्ली, जल्दी बताओ क्या नाम था उन दोनों का। चार्ली अपने दिमाग पर जोर देने लग जाता है पर उसे कुछ याद नहीं आता है। चार्ली अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, सॉरी मैडम, मैं भूल गया। वो क्या है ना, मुझे भूलने की बीमारी है। अक्सर मैं कभी कभी कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ। चार्ली, तुम्हारी ये भूलने की बीमारी की तो याद करो उन दोनों के नाम, और यदि याद नहीं आता तो कल सुबह होते ही सबसे पहले उस आदमी के पास जाओ और उससे उन दोनों के नाम पूछो। हो न हो, जितना मुझे लगता है जरूर वही खूनी होंगे मोहित के। दोस्त ही अक्सर दुश्मन बन जाते हैं। पीने के बाद तो कुछ ज्यादा ही। अब हम खूनी से ज्यादा दूर नहीं है। इतना कहकर वर्चस्विनी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। अभी वो 1-2 कदम ही चली थी कि तभी उसकी नजर रेत पर पड़ती है। रेत पर कुछ था, कुछ ऐसा जिसे देखकर वर्चस्विनी के होश उड़ गए थे। उसके कदम वहीं पर थम गए जहां पर वो खड़ी हुई थी। वर्चस्विनी हकलाते हुए कहती है, न नीचे देखो चार्ली, नीचे देखो। जब चार्ली अपनी नजरें नीचे करता है तो वो भी हक्का बक्का रह जाता है। उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो घबराते हुए कहता है, हे भगवान। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक एंजॉय द पार्टी।